नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 15 अगस्त 2025 है और आज करंट अफेयर एमसीक्यू हम लोग करेंगे जुलाई माह का। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी जीवन में स्वतंत्र बने, सोच के दृष्टिकोण से स्वतंत्र बने, समझने के दृष्टिकोण से स्वतंत्र बने, सवाल करने के दृष्टिकोण से स्वतंत्र बने। जरूरी नहीं कि जो 1000 वर्षों से चला आ रहा है वो अगर आपके सोच पर खरा नहीं उतरता है तो उस चीज़ पर सवाल करना भी जायज़ ही होता है। तो मानसिक आज़ादी जो होती है, यहीं से सारी आज़ादी की शुरुआत होती है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे पहले उन्होंने अपने मानसिक आज़ादी को प्राप्त किया और अंग्रेजी सरकार से सवाल करने शुरू किए कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम क्यों रहें, व्हाइट सुपरमेसी नहीं होगा, हम गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अर्थात मानसिक आज़ादी। उस समय के भी भारत में बहुत छोटा सा वर्ग था जो सवाल कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप सोच में स्वतंत्र होंगे, अपने सोचने समझने की क्षमता में स्वतंत्र होंगे, अपने तार्किक क्षमताओं में स्वतंत्र होंगे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एक रील आपको इन्फ्लुएंस ना करे, एक छोटा सा वीडियो देख कर के आप इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, किसी व्यक्ति पूजा में आप शामिल ना हों, तो आप वाकई स्वतंत्र हैं। नहीं तो वाकई आप स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। सवाल करना जिनको आता है, सिस्टम से, व्यक्ति से, किसी भी चीज़ पर, परंपरा से, वाकई वो स्वतंत्र होते हैं। सवाल तार्किक होने चाहिए और सोच तार्किक होने चाहिए। कुछ भी नहीं, धर्मांधता और कट्टरता नहीं होनी चाहिए। कट्टरता आपके सोच को संकीर्ण करता है, हमारी आज़ादी को संकीर्ण करता है, ये भी याद रखिएगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सोचने समझने की आज़ादी जो है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। औपनिवेशिक दौर तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक प्रथाएं, कानून बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं जिसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है। वो भी टूटेगा ही समय के साथ में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोचने समझने की स्वतंत्रता का क्या मायने है। पहला सवाल देखिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी की पिछले महीने में, जुलाई महीने में अफ्रीका के देश और कई सारे देशों की यात्राएं हुई थी, तो उससे जुड़े हुए सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 राष्ट्रों की यात्रा में पहला अफ्रीकी देश कौन सा था जिसकी उन्होंने यात्रा की थी? विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज 5 नेशन टूर, जो पिछले माह किया गया है। इसमें घाना था पहला अफ्रीकी देश, घाना था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की सफल यात्रा पूरी की। ठीक है, इस यात्रा में पहला अफ्रीकी देश घाना था। यह दौरा वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए था, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर दिया गया। नामीबिया भी इसी यात्रा का हिस्सा था। वहां भारत और नामीबिया ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक, नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया है, और दूसरा, स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया है। 2 एग्रीमेंट नामीबिया के साथ भी साइन किए गए हैं। पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम एग्जाम में कि जुलाई माह में प्रधानमंत्री जी ने 5 देशों की यात्रा की, इसमें कौन कौन से अफ्रीकी देश शामिल हैं? त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, ये सब के सब देश हैं। घाना भी उसी में से एक देश है, ये भी याद रखिएगा। एक, नामीबिया में उद्यमिता केंद्र स्थापित करने, दूसरा स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा नामीबिया में इस साल के अंत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करना और नामीबिया को भारत के नेतृत्व वाले ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल करने की 3 बड़ी घोषणाएं नामीबिया में भी की गई है, ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील व अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका के देश हैं, इसलिए इसमें मतलब कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घाना, ये भी याद रखिएगा। दरअसल ब्रिक्स के समिट के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी। कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील की यात्रा पर गए थे। उसी के दौरान उन्होंने अलग अलग देशों की यात्रा की थी, जिसके कारण से ये टॉपिक चर्चा में था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है कि वैश्विक दक्षिण में मुख्य रूप से कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया कुछ हिस्से, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन शामिल होंगे? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? दरअसल प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, ये मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ को ही टारगेट करके यात्रा की गई थी, जिसमें ब्राज़ील शामिल था, घाना शामिल था और जो देश शामिल थे उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो कभी औपनिवेशिक इतिहास में गुलाम रह चुके हैं और उनका आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, या फिर अभी भी डेवलपिंग नेशन है वो, उन सभी को कलेक्टिव रूप से ग्लोबल साउथ में शामिल किया जाता है।
ग्लोबल साउथ का ये कतई तात्पर्य नहीं है कि विषुवत के दक्षिण के देश, ऐसा तात्पर्य नहीं है। विषुवत के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं, लेकिन वो ग्लोबल साउथ के हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से ग्लोबल साउथ के भाग होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि वित्तीय स्थिरता और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 6 माह पर जारी की जाती है। 6 माह पर जारी की जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से चल रहा है, क्या उसमें स्टेबिलिटी है, क्या उसमें चेंजेज करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निजी बैंक में गैर संपादित परिसंपत्तियों का योगदान कितना है? तो अभी हाल ही जो आरबीआई की रिपोर्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग निजी बैंकों का जो एनपीए है वो 52.6% योगदान देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एफएसआर के मुताबिक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का योगदान 52.6% है। एनपीए वो लोन होते हैं जिनका भुगतान नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई उधार लेने वाला ब्याज या मूलधन दोनों ही नहीं चुका रहा है, तो एनपीए में आ जाता है वो। एनपीए उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स बैंक के जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ना तो उसका मूलधन आ रहा है, ना तो उसका ब्याज ही आ रहा है, सामान्य भाषा में उसी को हम लोग एनपीए कह देते हैं। अगर 90 दिनों तक ना तो कोई मूलधन वापस आता है, ना तो कोई ब्याज ही मिलता है, तो वही एनपीए में शामिल हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आंसर निकालिएगा। हैदराबाद, विजयवाड़ा, अमरावती, विशाखापत्तनम। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती में डेवलप किया जा रहा है। अमरावती में क्वांटम, यह सेंटर राज्य को तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जाएगा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते। आंध्र प्रदेश के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के लिए कौन सी कंपनी के साथ में सहयोग स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल और अमेजन। आंध्र प्रदेश के क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के लिए कौन सी कंपनी के साथ सहयोग कर रही है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए बी सी डी में से आई होप आपने आंसर निकाला होगा। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसका आईबीएम इसका आंसर हो जाएगा। आईबीएम इसका आंसर हो जाएगा। आईबीएम इसका आंसर हो जाएगा। आईबीएम के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो क्या स्थापित करने जा रही है? तो लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम वैली टेक पार्क स्थापित किया जाएगा, जहां पर क्वांटम से जुड़े हुए तकनीकों पर काम होगा। क्वांटम वैली टेक पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि इस तरह के इनिशिएटिव अपने बिहार में क्यों नहीं होते हैं, क्या कमी है ऐसा? सारे तो बिहार के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव में सब भरे पड़े हैं। कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण से इस तरह की अच्छी चीज़ें कभी बिहार में नहीं लगती? कभी बिहार में कोई आईटी पार्क बनाने की बात नहीं करता है। बात करता है तो वही कि चिप्स का पार्क बना देंगे, चिप्स की फैक्ट्री खोल देंगे, तो कभी समझ में नहीं आता। जबकि इस प्रकार के जो उद्योग हैं ये फुटलूज उद्योग में आते हैं। फुटलूज उद्योग किसको कहा था बंधुओं? जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। क्वांटम तकनीक पर काम करने के लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती, कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है इसको। तो क्यों अपने बिहार में स्थापित नहीं होता है? तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे। दूसरा जो कारण है वो है पॉलिटिकल विल है ही नहीं बिहार में। पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है। इस प्रकार की चीज़ें कभी आप करंट अफेयर में नहीं पढ़ोगे कि बिहार में स्थापित हो रहा है। 2014 मोदी जी के गवर्नमेंट आई थी, उस समय उन्होंने बोला था कि दरभंगा में आईटी पार्क हम बनाएंगे, और अभी 2025 ईस्वी में मैं वीडियो बना रहा हूं 15 अगस्त 2025 को। आईटी पार्क का आई भी बनना नहीं है, कुछ भी नहीं। आईटी पार्क तो बहुत दूर की बात होगी भाई। आईटी पार्क एक दिन में थोड़ी ना बनता है। नहीं बना, कुछ भी नहीं, कुछ शुरुआत भी नहीं किया गया, सब झूठ था, सब बोलबोले था, कुछ भी नहीं किया गया। तो कभी इस तरह की चीज़ अपने बिहार में देखने को नहीं मिलता है। देखने को वही मिलेगा जो अजीब सुबह सुबह न्यूज़ आया आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा कि बीपीएससी का या कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भरेंगे बच्चे सरकारी नौकरी का, तो उसमें आपको 100 रुपया में फॉर्म भरा जाएगा पीटी का। मेंस के किसी भी परीक्षा में आपको फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेंस के किसी परीक्षा में आपको फॉर्म भरने का पैसा नहीं दिया जाएगा। पीटी में भी अब अगले साल से जो फॉर्म भरेंगे 72 बीपीएससी या आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरेंगे उसमें आपको 100 रुपया लगेगा। सभी के लिए 100 ही रुपया कर दिया गया है शुल्क, सभी के लिए 100 ही रुपया शुल्क कर दिया गया है। तो ये छोटा सा न्यूज़ आया सुबह सुबह। सरकारी जॉब में बच्चों को फीस में छूट दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे गरीब बच्चे फॉर्म भर लेंगे।
इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें कभी क्यों नहीं दिखती हैं? क्यों सारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में अभी सिलिकॉन चिप बनाने का पार्क स्थापित किया जा रहा है, चिप बनाने का, वो क्यों नहीं बिहार में हो रहा भाई? सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा बिहार के दल अभी शामिल हैं केंद्र में। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 6.5% बताया गया है, आरबीआई के द्वारा बताया गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत और अर्जेंटीना के रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत कब से हुई है? अर्जेंटीना की यात्रा की थी प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2019 में शुरू हुई है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में 2019 में रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना में किसकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो जनरल जोस डी सैन मार्टिन है, इनकी मूर्ति पर प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? बस पढ़ा दे रहा हूँ, क्या पता पूछ ले, आप करके आ जाइएगा। कौन है ये? तो जनरल जोस डी सैन मार्टिन की मूर्ति पर अर्पित की। जनरल सैन मार्टिन अर्जेंटीना के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उनकी मूर्ति राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक माना जाता है उन्होंने, इसीलिए उनकी मूर्ति पर उन्होंने वहाँ पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इनको भी याद रखिएगा, क्या पता बीपीएससी कुछ पूछ ले तो फिर आप बाद में फंसे ना। बहुत आसान सवाल है। जनरल जोस डी सैन मार्टिन जरूर याद रखिएगा। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है जो विदेशों, भारत के बाहर खनिजों का खनन करके भारत लाने का काम करती है, ढूंढती है, निवेश करती है, और इस प्रकार से भारत का जो वैश्विक आपूर्ति में अपना योगदान है वो आयात करके हम कम से कम बढ़ाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर दुनिया भर के खनिज आ सकें। तो उसी का काम करती है काबिल। बहुत शानदार एजेंसी है, बहुत शानदार काम भी करती है। अर्जेंटीना कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम खनन के लिए अधिकार प्राप्त किया है? लिथियम अर्जेंटीना में बड़े स्तर पर पाया जाता है। लिथियम बोलीविया में भी पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में जो पाया जाता है वहाँ से काबिल ने एक समझौता पर साइन किया है और अब इसको भारत लाया जाएगा खनन के द्वारा आने वाले समय में। तो ये है 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम का खनन कर सकती है काबिल ने, इसके लिए साइन किया है। खान और धातु खोज विकास निगम लिमिटेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पिको दा नेबलिना है, इसका आंसर पिको दा नेबलिना हो जाएगा। 2995 मीटर ऊंचा है। अमेजन पर्वत कोई वास्तविक शिखर है ही नहीं, अमेजन का पर्वत कोई है ही नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है, ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वही जो जल धारण क्षमता में बहुत ही बड़ी नदी है, अमेजन नदी इसको कहा जाता है, विषुवत के समीप में बहती है। अमेजन नदी ब्राज़ील की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह न केवल लंबाई में विशाल है बल्कि पानी की मात्रा में भी सबसे बड़ी है। पराना, साओ फ्रांसिस्को और पैराग्वे नदियाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब की सब अमेजन की तुलना में छोटी नदियाँ हैं। इसका आंसर अमेजन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ, रटाया सवाल पूछ रहा हूँ मैं। ब्राज़ील की सीमा किस दक्षिण अफ्रीका के देश से नहीं लगती है? कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे एक देश या अनेक देश हैं जिसके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत कम ऐसे देश हैं साउथ अमेरिकन मेन लैंड पर जिसमें ब्राज़ील की सीमा जिससे नहीं लगती है। ज़रूर ही मुझे बताइएगा। इसका आगे वाले सवाल पर चलते हैं। खेलो भारत नीति कब पारित की गई है? 1 जून 2025 को, 1 जुलाई 2025 को, 1 अगस्त 2025 को, 1 सितंबर 2025 को। खेलो भारत नीति, खेलो इंडिया नीति इसको कहा गया है, ये कब पारित की गई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2025 को पारित किया गया है। 1 जुलाई 2025 को पारित किया गया है, इसका आंसर ए हो जाए, इसका आंसर बी हो जाएगा। खेलो भारत नीति कितने स्तंभ बनाए गए हैं? खेलो भारत नीति के 5 स्तंभ बनाए गए हैं, 5 पिलर्स बनाए गए। पांचों मैं आपको बता रहा हूं, पांचों को कृपया करके याद रखिएगा। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को स्थापित करना। दूसरा है
आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें खेल से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार को सृजन को बढ़ावा देना। तीसरा है सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूसिवनेस, अर्थात समाज के सभी वर्ग हों, महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, सभी को इसमें शामिल करना। चौथा है जन भागीदारी और पांचवा है शिक्षा के साथ एकीकरण करना, अर्थात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करना। इसका पांचों पिलर फिर से मैं बता रहा हूँ। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता को स्थापित करना पहला है, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है इसमें सामाजिक समावेशन, चौथा है जन भागीदारी, पांचवा है शिक्षा के साथ इसका एकीकरण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को 1 मिनट के लिए बैक करके देख लीजिएगा। ये पांचों पिलर याद होने चाहिए आपको। एग्जाम में ये पांचों पिलर पूछा जा सकता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। टेक्सास की सबसे लंबी नदी क्यों है? क्योंकि टेक्सास में इतना भीषण बाढ़ आया कि भाई अमेरिका जैसे उन्नत देश में जहाँ पर आपदा प्रबंधन इतना मजबूत है, इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो गया वहाँ पर, फिर भी ये जो देश हैं टेक्नोलॉजिया के विकास के बावजूद यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि अचानक फ्लैश फ्लड आया। अब जैसे देखिए, आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर 15 अगस्त 2025, तो कल जैसे 14 अगस्त को किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में इतना भयानक फ्लैश फ्लड आया है कि करीब 50 से 60 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फ्लैश फ्लड कितना खतरनाक होता है। तो टेक्सास में भी वही हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए एक छोटा सा सवाल मैंने डाल दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्राजोस रिवर है। टेक्सास कहाँ है? तो ये अमेरिका है। तो अमेरिका के यहाँ पर है टेक्सास, अमेरिका के यहाँ पर है टेक्सास, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये टेक्सास के कई हिस्सों से बहकर बहती है, खाड़ी ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है। टेक्सास के नीचे ही मैक्सिको का खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, ये भी याद रखिएगा। बोध गया मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने सबसे पहली बार करवाया था। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि होलकर परिवार ने बाद में विष्णुपद मंदिर जो अलग है उसका निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएंगे। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी से पूर्व बनवाया था। यह वह जगह जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक थे और ह्वेनसांग एक यात्री थे। तो इसका बख्तियार खिलजी ने इसको नुकसान पहुँचाया था। इसका आंसर सम्राट अशोक हो जाएंगे। बोध गया मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ था? क्यों? मैंने ये पढ़ाया था, याद होगा आपको। बोध गया के बगल में बुद्धिस्ट संप्रदाय जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मंदिर के प्रबंधन में हमारा हिस्सा होना चाहिए, बाकी हिंदुओं का इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था, 1949 में पारित किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर कब बना है? तो 2002 में इसको घोषित किया गया है। 2002 में इसको घोषित किया गया है, ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। काबिल का पूर्ण रूप क्या है? तो काबिल का जो है वो है खान और धातु खोज विकास निगम लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, केवल यही याद रखिएगा। ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इसका पूरा फुल फॉर्म है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ही इसका फुल फॉर्म है। बस यही याद रखिएगा आप लोग, यही पूछा जा सकता है आपसे क्या है। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये PIB से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा वेरीफाइड सोर्स क्या होगा? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ही है। आप केवल यही याद रखिएगा, ये मत याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ब्रिक्स में किस देश को नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया है 2025 में? दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। तो इंडोनेशिया का नए मेंबर के रूप में स्वागत किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन है इसका कैपिटल, पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। त्रिनिदाद में स्थित पिच झील क्यों महत्वपूर्ण है? तो विश्व का सबसे बड़ा एस्फाल्ट का भंडार यहीं पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत ने त्रिनिदाद को कृषि मशीनरी किस संगठन के माध्यम से भेंट की है? भारत ने त्रिनिदाद को बड़े स्तर पर एग्रीकल्चर जो मशीनरी होते हैं बहुत सारे वहाँ पर गिफ्ट किए हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो ये किस संगठन के माध्यम से? इसका नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NAMDEVCO, अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसके माध्यम से भारत सरकार ने बड़े स्तर पर त्रिनिदाद को कृषि संयंत्र भेंट किए हैं।
इसको औजार कहा जाता है। औजार और हथियार में अंतर होता है गुरु। हथियार डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, औजार सृजन के लिए होता है। ठीक है, औजार सृजन के लिए होता है। भारत और त्रिनिदाद के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो 1962 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, खासकर गिरमिटिया श्रमिकों के इतिहास के कारण पहले से ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। औपचारिक, ऑफिशियल हुए थे स्थापित। इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसी साल त्रिनिदाद और टोबैगो ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी ब्रिटिशर्स से, इसीलिए उसके पश्चात से स्थापित हुए हैं। अगला सवाल है, गिरमिटिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो समझौते से, एग्रीमेंट शब्द से गिरमिटिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट से आया है। हिंदी में उसका उच्चारण गिरमिट कहा जाता है। और उस समय में औपनिवेशिक दौर के दौर में भारत से, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन रीजन से, उत्तर भारत के पूर्वी हिस्से से बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ करके कृषि करने हेतु इन आइलैंड कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया गया। फिजी हो गया, त्रिनिदाद हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, कई सारे और जगहों पर ले जाया गया। इस कारण से आज भी इन जगहों पर क्या है, तो भारतीय लोगों की आबादी अच्छी खासी है। उसमें भी हिंदी भाषी, भोजपुरी भाषी लोगों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। गिरमिटिया मजदूरों का शोषण होता था। एक बार अगर गए तो गए ही, सब कुछ पीछे छूट जाता था। शोषण होता था, बेगारी करवाते थे एक तरह से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष आंदोलन किया था? तो 1917 में इन्होंने आंदोलन किया था। 1917 में आंदोलन किया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरमिटिया भारतीय श्रमिकों को त्रिनिदाद किस जहाज़ से पहुंचाया गया था? तो फातेल रजाक नामक जहाज़ था जिसके जरिए इनको वहां पर पहुंचाया गया था। मान लीजिए इस प्रकार का सवाल पूछे तो आप इसको कर पाएँ। 1945 में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों को त्रिनिदाद ले जाया गया था पहली बार 1845 ईस्वी में। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं गिरमिटिया के बारे में। 1902-03 के आसपास से ही 1913-14 तक भीषण आंदोलन चले थे। 1917 में जो है गांधी जी ने गिरमिटिया विरोधी एक सभा हुआ था, कहाँ पर? अहमदाबाद में, उसको संबोधित किया था। और 1917 में ही, ये फैक्ट ऐसे ही याद आया तो मैं सोचा बता ही दूँ, 1917 में ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरमिटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1917 में समाप्त हुआ है ये। क्या आंदोलन केवल 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया? बिल्कुल भी नहीं। 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दशक में पहले से ही आंदोलन चल रहे थे। 1917 में इसको समाप्त किया गया। 1917 में 4 फरवरी 1917 को अहमदाबाद में गांधी जी ने गिरमिटिया विरोधी एक सभा आयोजित हो रही थी जिसको उन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये भी याद रखिएगा। 2-3 छोटे छोटे फैक्ट बता दिए आपको। देखिए अगला सवाल क्या है कि गिरमिटिया प्रणाली औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? अभी आपको 1917 बोला है मैंने। अभी आपको लग रहा है कि मैंने तो गलत बोल दिया। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। 1917 में अंग्रेजी सरकार ने इसको ऑफिशियल तौर पर बोला कि अब इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद यह जारी था। फिर 1920 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि गिरमिटिया प्रथा संपूर्ण रूपेण अब समाप्त हो चुकी है। घोषणा की उन्होंने 1917 में कि हम समाप्त कर रहे हैं, अब इसको समाप्त कर रहे हैं। औपचारिक रूप पर 1920 में अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि अब गिरमिटिया प्रथा समाप्त हो चुकी है। तो अगर आधिकारिक घोषणा पूछे तो 1917 है, 1917 ही है। और कब संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो ये है 1920 का ईयर। वैसे अगर एग्जाम में आए कि कब समाप्त हुई, घोषित किया गया, अक्सर वो पूछते हैं, तो 1917 ही मारिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1920 को इसे पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि 1 जनवरी 1920 के बाद गिरमिटिया प्रथा है ही नहीं। 1917 में इसको घोषित किया गया कि अब हम इसको समाप्त कर देंगे, और 1920 में उन्होंने बोला कि अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। गिरमिटिया श्रमिक मुख्यतः भारत के किस क्षेत्रों से थे? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों से थे। अगला है वेरा सी रूबिन वेधशाला किस देश में स्थित है? यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया है। फिर से सुनिएगा, डिजिटल कैमरा लगाया गया है। दूरबीन और कैमरे में फ़र्क होता है। यहाँ पर कैमरा लगाया गया है, जो फ़ोन में आपका कैमरा है उस प्रकार का नहीं, उसी का बहुत ही वृहत्तम स्वरूप जो होगा, बहुत ही हाई एडवांस होगा, वही कैमरा लगाया गया है।
तो वेरा सी रूबीन वेधशाला चिली में है, जिसको चिले भी कहते हैं, चिली में है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा वेरा रूबीन वेधशाला में कैमरा लगाया गया है, जिसके जरिए अंतरिक्ष की घटनाओं का फोटोग्राफी किया जाएगा। वेरा सी रूबीन वेधशाला कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, ये भी सवाल छोटा सा मैंने करवा दिया है। तो 3200 मेगापिक्सल, 3200 मेगापिक्सल का है, ये भी याद रखिएगा। क्या पता पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। मुख्य रूप से वेरा सी रूबीन वेधशाला में 3200 मेगापिक्सल का दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल कैमरा लगाया गया है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में फोटोग्राफी की जाती है, घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसका बाद में विश्लेषण किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। चिली नामक देश में यह वेधशाला है जहां पर इसको लगाया गया है। सारा कुछ आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते। अगला है, किस निजी कंपनी ने डीआरडीओ डिजाइन की गई कार्बाइन का निर्माण किया। डीआरडीओ ने कार्बाइन का निर्माण किया, जिसका अब निर्माण कौन कर रहा है, तो भारत फोर्ज जो है ये इसका निर्माण करेगी। डीआरडीओ, भारत फोर्ज ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई कार्बाइन का निर्माण किया। यह कंपनी रक्षा उपकरणों के निर्माण विशेषज्ञता रखती है। इसी को अब कार्बाइन बनाने का काम दिया गया, जिसको डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। 2024-25 से भारत का रक्षा निर्यात कितने का रहा, तो $2.76 बिलियन का रहा है। इसका आंसर सी हो जाए। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अब किन्हें मिलेगा। तो जो बिहार सरकार ने घोषित किया कि अब केवल बिहार के जो निवासी महिलाएं हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें एक नया क्लॉज और जोड़ा गया है। और क्या वो क्लॉज जोड़ा गया है कि बिहार में जिन्होंने 10th एंड 12th किया होगा, बिहार से जिन्होंने 10वीं और 12वीं की होगी, केवल उन्हीं महिलाओं को बिहार महिला आरक्षण 35% का लाभ मिलेगा। बाहर की महिलाओं को अब बिहार में महिला आरक्षण का लाभ अभी तो नहीं मिल पाएगा। 72 बीपीएससी में भी, 71 बीपीएससी के मेंस में भी और 71 बीपीएससी के प्रीलिम में भी अब यही होगा। इसमें बाहर की महिलाओं का कट ऑफ अब बिहार की महिलाओं के साथ में नहीं आएगा। उनका कट ऑफ अब जनरल सामान्य वर्ग के कट ऑफ के साथ में आएगा। इसका उत्तर सी हो। अगला सवाल है कि बिहार में 35% महिला आरक्षण नीति पहली बार कब लागू की गई थी। तो 2016 में लागू किया गया था बंधुओं, ये भी याद रखिएगा। 2016 में लागू किया गया था पहली बार। बिहार सरकार ने किस आयोग के गठन की घोषणा की है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने युवा आयोग की गठन की घोषणा की है। हाल ही में युवा आयोग बनाया जाएगा। महिला शिक्षा और किसान आयोग इस संदर्भ में तो इसका आंसर नहीं होगा। युवा आयोग बनाने की घोषणा की है और इसमें एलिजिबिलिटी होगा 45 वर्ष तक के युवा इसमें बन सकते हैं, इसके सदस्य और मेंबर। 45 वर्ष का कौन सा युवा होता है मुझे कभी पता ही नहीं चलता है। बिहार युवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है। 45 वर्ष है। 45 वर्ष ये भी याद रखिएगा। 45 वर्ष से क्या काम करेंगे, तो बिहार के युवाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महिला आयोग महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसी प्रकार से युवा आयोग युवाओं के लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलो। अगला एक और सवाल है, क्योंकि बिहार के पूर्णिया में एक बहुत ही विभत्स घटना हुआ था, जिसके पश्चात से मैंने डिटेल पढ़ाया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले डायन प्रथा निवारण के लिए कानून लेकर के आया था। तो मैंने उस दौरान राबड़ी देवी जी के समय का किस्सा भी सुनाया था कि बिहार में सबसे पहले डायन प्रथा निवारण को लेकर के एक्ट लागू किया गया था, जिसको बाद में झारखंड सरकार ने अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया। बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसी एक्ट को अपने यहाँ पर भी एक्सपेंड किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते हैं कि डायन प्रथा निवारण अधिनियम बिहार में पहली बार कब लागू हुआ था। तो 1999 ईस्वी में 1999 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। 1999 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। पूर्णिया में बहुत ही विभत्स घटना हुआ था, जिसके पश्चात से बिहार स्पेशल मैंने डिटेल में पूरा इंसिडेंट एक्ट हर चीज़ पढ़ाया था। एनसीआरबी के डेटा भी बताए थे। इस प्रकार के सवाल अगर मेंस में आपको देखने मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। अगले सवाल पर कि यूएनएफसीसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो समिट, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, रियो समिट में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। विकासशील देश यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता की मांग करते हैं। तो यूएनएफसीसीसी से विकासशील देश जो हैं वो फिलहाल मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम $100 अरब मिलने चाहिए, ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सकें और उस डेवलपमेंट के बदौलत ही हम फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इस प्रकार के जो जीवाश्म स्रोत हैं उससे शिफ्ट होकर के नए एनर्जी स्रोत की तरफ में जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम काम ही ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे देश में गाड़ियाँ ही ना चलें। हमें उसके लिए तकनीक
तकनीक चाहिए, हमें इसके लिए वित्त चाहिए, तभी जाके हम प्रोन्नति कर पाते हैं। डेवलप्ड कंट्री ने तो अपना अपना डेवलपमेंट कर लिया है और अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर अभी तकनीकी उन्नतता नहीं आई है। तो जब आप पैसे दोगे तभी जाके आएगा। UNFCCC के जितने भी कॉप होते हैं उन सभी में इसकी मांग रखी जाती विकासशील देशों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग अगला सवाल है, महिसागर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? क्यों पढ़ा था हमने इसको? तो गुजरात में ये नदी है और इस पर जो पुल था ना वो टूट गया था। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, पुल था टूट गया था, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। महिसागर नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और यह गुजरात राजस्थान में बहती है। राजस्थान और गुजरात में बहती है, पहले राजस्थान फिर गुजरात में। विंध्याचल, सतपुरा और ये सब तो अलग अलग हैं। विंध्य पर्वत तो आपको पता ही है कहाँ पर है। अरावली इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। महिसागर नदी किस खाड़ी में जाकर के मिल जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गिनी गुणांक सूचकांक का निर्माण किसने किया था? तो कोराडो गिनी ने किया था और यह क्या करता है? तो असमानता को मापने का काम करता है। इतावली सांख्यिकीविद थे कोराडो गिनी, इन्होंने किया था। गिनी सूचकांक किससे संबंधित है? तो आय और संपत्ति की असमानता संबंधित है। गिनी सूचकांक आय और संपत्ति की असमानता संबंधित है। ये आइडियल कंडीशन है बीच 45 डिग्री पर। ये अगर होगा तो वहाँ पर असमानता 0 होगा। उसके पश्चात से ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जितना बड़ा कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर असमानता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, जहाँ पर 100 पूर्ण समानता है और 100 पूर्ण असमानता है और 0 पूर्ण समानता माना जाता है। भारत किस गिनी स्कोर के बीच में आता है? तो भारत का गिनी स्कोर जो है वो 25 से 30 के बीच में है, यानी कि मध्यम रूप से कम असमानता वाला देश है भारत। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका है फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बी इसका उत्तर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य है? तो उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। खासतौर से SC ST महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी गवर्नमेंट के पहले टेन्योर के दौरान शुरू किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो पारंपरिक जो कारीगर होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया था। जो पहले से पारंपरिक तौर पर जैसे बढ़ई हो गए, चर्मकार हो गए, जो लेदर का काम करते हैं, मैं जाति पढ़ने में काम कर कह रहा हूँ, बढ़ई हो गए, उनका काम जो है तो उसको अगर हम और आगे ले जाएं, उनको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। ऋण वगैरह भी इसके जरिए दिया जा रहा था। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या क्या है 2024 तक? यह करीब 80 करोड़ लाभार्थी हैं। 80 करोड़ भारत में लाभार्थी रहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए, जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पर मंथ अन्न दिया जाता है भोजन करने के लिए। तो इस वाले PDF में 56 सवाल थे, मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के MCQ करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी अपनी राय है दे सकते हैं। धन्यवाद आप सभी।